दोस्तों और छात्रों, सभी साथियों मित्रों, यह कठिन दौर है देश में, लेकिन मनुष्य कठिन दौर से उबरता है। मनुष्य लड़ता है, मनुष्य की जिजीविषा अंततः जीतती है। आप सब भी इस दौर से गुजर रहे हैं। संघर्ष करें, चीज़ों को समझें, जो निर्देश है उसका पालन करें और वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उसको देखने का प्रयास करें। जब समय सामान्य हो जाएगा तो और भी बातें होंगी। आज हम लोग आदिकाल से संबंधित जो तथ्य है उस पर बातचीत करेंगे। आदिकाल पर वीडियो बन चुका है। काल विभाजन के बारे में, नामकरण के बारे में, विभिन्न तरह के लेखकों के बारे में, आदिकाल की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बातचीत की है। वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि नेट की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यह जो वीडियो है वह वस्तुनिष्ठता को केंद्र में रखकर इसका निर्माण हुआ है। आप सब आए, एक बार दोहराएं, अपने पाठ को दोहराएं। जो प्रमुख इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के, पहले उसकी चर्चा करें। आदिकाल में इसकी चर्चा होती है। पहला जो इतिहासकार है वो गारशा दताशी है। ये फ्रांस के थे। 1794 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1878 ईस्वी में। नरेंद्र लोचन शर्मा आप जानते हैं, पटना में के थे। पटना यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष भी रहे और जो नकेनबाद था उसके प्रमुख स्तंभ थे। इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारशा दतासी था, यह निर्विवाद है। पहला इतिहास लेखक, पहली इतिहास पुस्तक नहीं, कह रहे हैं पहला इतिहास लेखक अगर कोई था तो गारशा दतासी था। भाषा फ्रांसीसी है, फ्रांस के थे ये। पुस्तक का जो नाम है वो हिस्toire de la littérature इंदोई ए हिंदुस्तानी। काफ़ी बड़ा नाम है, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और कवियों के जो नाम दिए हुए हैं पुस्तक में वे वर्णों के अनुसार है, अल्फाबेट के अनुसार है। होना चाहिए था काल के अनुसार, लेकिन नाम जो है वो वर्णों के अनुसार है। इसलिए इतिहास पुस्तक मानना कठिन होता है, लेकिन इतिहास लेखक हैं गारशा दतासी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय खुद ही इतिहासकार हैं हिंदी के, और इन्होंने अनुवाद किया है इस किताब का। आप देख रहे हैं किताब का नाम ऊपर लिखा हुआ है, हिस्toire de la littérature इंदोई ए हिंदुस्तानी, और इसका अनुवाद हुआ है हिंदी में हिंदुई साहित्य का इतिहास। दूसरे जो इतिहास लेखक हैं वो शिव सिंह सेगर हैं। इनकी पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज है, इतिहास पुस्तक का नाम। और प्रकाशन वर्ष इतिहास में 2 दिया हुआ है, 1878 भी और 1883 भी। मेरी समझ से 1883 सही है प्रकाशन वर्ष। और नवल किशोर प्रेस लखनऊ में था, वहाँ से प्रकाशित हुआ। 1838 कवियों की रचनाओं के नमूने हैं। जो पहला हिस्सा है किताब का, उसमें 1838 कवि और उनकी जो रचना है उनके कुछ उदाहरण वहाँ मिलते हैं। दूसरे हिस्से में 1003 कवियों का जीवन परिचय है।
जो क्रम है आकारादि क्रम है, यानी वर्णों के अनुसार ही है, आकार के अनुसार है। इस पुस्तक को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा गया है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए कि हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास प्रस्थान बिंदु है, तो फिर नाम आएगा शिव सिंह सरोज का। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे इतिहासकार हैं और ये दोनों इतिहासकार ने नींव रखी है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की नींव रखने वाले गाशा दत्तासी और शिव सिंह सरोज। तीसरे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और इनकी किताब का नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में। और नाम है पूरा आप देख रहे हैं, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जाता है। जो नाम है यहाँ पर, और अंग्रेजी में ये पुस्तक मौजूद था और इस पुस्तक को इतिहासकारों ने माना कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। प्रथम इतिहास लेखक हैं गाशा दत्तासी और पुस्तक जो प्रथम है वो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस पुस्तक की खासियत क्या है? इसमें काल विभाजन है, कवियों की पृष्ठभूमि का उल्लेख है, निर्देश किया गया है, जो काल निर्धारण किए गए हैं उसकी सामान्य प्रवृत्तियों का निरूपण है और काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण है। तो इतिहास के जो गुण हैं वो मौजूद हैं इस पुस्तक में और इसलिए इस पुस्तक को कहा जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अगर जॉर्ज ग्रियर्सन और गाशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर का प्रयास ना होता तो फिर रामचंद्र शुक्ल भी नहीं होती। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने कहा है कि हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास है और इसी नाम से इन्होंने इसका अनुवाद भी किया है हिंदी में। चौथे हैं मिश्र बंधु। तीन भाई थे, मिश्र बंधु ही हैं, तीन भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। काफी काम किया है तीनों भाइयों ने मिलकर और एक सामान्य काम नहीं है, सिर्फ इतिहास ही नहीं है, इतिहास के अलावा भी इन्होंने काम किया है। मिश्र बंधु विनोद के नाम से इनकी पुस्तक है, 1913 में ये छपती है और 3 भागों में छपती है। 1913 में जो चौथा भाग है वो 1924 में छपता है। इसमें लगभग 4591 कवियों का जिक्र है। काफी मोटी जिल्द है ये, आप देख रहे हैं 4 जिल्दों में ये है और ये सामान्य काम नहीं है। मिश्र बंधु के सहयोग से उसके उदाहरण लिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो वर्गीकरण किया है, सामान्य प्रवृत्तियों का जो उल्लेख किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वहाँ से इसका असर और वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया है। मिश्र बंधु की जो पुस्तक है, मिश्र बंधु विनोद से उदाहरण उन्होंने लिए हैं। 5वां जो इतिहासकार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। काफ़ी चर्चा इनकी होती है और इनके इतिहास की चर्चा उस वक्त भी थी जब छपकर यह किताब आई थी और आज भी है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में ये पुस्तक आती है। ये छायावाद का समय है और छायावाद के बारे में जानते हैं कि 1918 से 38 के बीच का काल छायावाद है। उस काल में ही ये किताब भी आती है।
यह किताब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। नागरिक प्रचारिणी सभा ने इसे छापा था। बाद में इसको अलग कर लिया गया और अलग इतिहास का अस्तित्व आया 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। इसके अलावे जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उनका नाम जानना जरूरी है और कब उनकी किताब आई है, किताब का नाम क्या है, इसको जानना जरूरी इसलिए होता है कि जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं तो उसको तो उसी तरह से देखना होगा। सब्जेक्टिव तो है नहीं, ये तो याद ही करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा सबों को। हिंदी भाषा और साहित्य, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, 1930। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आई और 30 में श्याम सुंदर दास की किताब आई। फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने किताब लिखी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। नंद दुलारे वाजपेयी भी बहुत प्रमुख आलोचक हैं हिंदी साहित्य के और इनकी किताब 1931 में आती है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, इनकी किताब भी 1931 में आई। नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो नाम आचार्य शुक्ल की किताब का है वही नाम है, लेकिन वर्ष अलग अलग है। तो ऐसे आप पूछ दिया जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक डॉक्टर रामशंकर शुक्ल हैं, उनकी पुस्तक कब छपी है या कब प्रकाशित हुई है, तो 1931 का जिक्र करना होगा। फिर राहुल जी ने काम किया था, राहुल सांकृत्यायन ने 1937 में इनकी पुस्तक आई है पुरातत्व ग्रंथावली, और इसमें सिद्धों के बारे में जो प्राथमिक चीज़ें हैं उसमें उन्होंने दर्ज की है और इतिहास को एक नई दृष्टि दी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा ने ये किताब लिखी है 1938 में, और यह जो पुस्तक है इसमें आदिकाल है, भक्ति काल है। आधुनिक काल इसमें मौजूद नहीं है। राम कुमार वर्मा की पुस्तक में 1938 में ये पुस्तक आती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफ़ी काम किया है। आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि के वरक्ष इन्होंने एक अलग से दृष्टि स्थापित की इतिहास की। तो हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से एक किताब आई 1940 में, और यह दौर ऐसा था कि ये शांति निकेतन में काम कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने ये किताब लिखी है 1940 में। आधुनिक हिंदी साहित्य, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की पुस्तक है 1941 में आई। नंद दुलारे वाजपेयी की जो दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1942 में ये पुस्तक आई है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 में किताब छप कर आई। वैसे बिहार में आकर उन्होंने ये एक गोष्ठी में पूरी किताब पढ़ी गई थी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीसरी किताब है, 1952 में छपी। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र की है, 1973 में छपी ये पुस्तक। हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, रामसूरत चतुर्वेदी की पुस्तक है, 1986 में छप कर आई। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह किताब है, 1996 में आई है, लेकिन ये पुस्तक जो है आधुनिक काल से ही शुरू होती है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे की पुस्तक है 2002 में, और इस पुस्तक की खासियत है कि स्त्रियों की जो उपेक्षा होती है वो स्त्रियों को जोड़ करके ये इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, भगीरथ मिश्र का 2010 में ये पुस्तक आई है। प्रमुख पुस्तक यही है। इसके अलावा ये पुस्तक है उसको भी देखना चाहिए, लेकिन पहले इसको देख लेने के बाद, याद करने के बाद, स्मरण करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। आदिकाल की जो प्रमुख बातें हैं, एक तो पहले नाम को लेकर है कि आदिकाल के कई नाम रखे गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग आलोचकों और इतिहासकारों के द्वारा। मिश्र बंधु ने नाम रखा प्रारंभिक काल, डॉक्टर गिरीशन ने कहा चारण काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा वीरगाथा काल,
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा जय काल, मोहन अवस्थी ने नाम रखा आधार काल, धीरेन्द्र वर्मा ने नाम रखा वरंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम रखा बीज वपन काल, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा प्रारंभिक काल, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा उद्भव काल। इस तरह से आप देखें कि कई नाम हैं और ये इस वजह से ये नाम हो गए हैं कि जो प्रवृत्तियां हैं और प्रवृत्तियों की जो समझ है वह अलग अलग समझ है और इस कारण से नामकरण भी कई कई हो गए हैं। दूसरी बात है, नामकरण की बात हो गई, अब एक पहला कवि कौन होगा। राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि सरहपाद जो है वो पहले कवि हैं। दोहा कोश इनकी किताब है, उस किताब में उन्होंने प्रमाणित किया है तथ्यों के साथ। और सरहपाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, 84 सिद्ध थे, इसमें से सबसे पहले सिद्ध थे सरहपाद, उनको इन्होंने माना है कि पहला कवि है। शिव सिंह सेंगर ने माना कि पुष्य या पुंड पहले कवि हैं। नाम एक ही है इतिहास में लेकिन थोड़ा धुंध जैसा है, इसलिए पुष्य या पुंड जो भी है उनको पहला कवि उन्होंने माना है। मिश्र बंधु ने माना है चंद को आदिम कवि, चंद्र बरदाई। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी चंद्र बरदाई को पहला कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना है। तो ये याद रखने की जरूरत इसलिए है कि अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछ दिया जा सकता है कि शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को आदिकाल का पहला कवि माना, तो आपको लिखना पड़ेगा पुष्य या पुंड। तो ये नाम याद रखने की जरूरत है। श्रवकाचार्य को प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है आदिकाल की। 84 सिद्ध हैं और वज्रयान या सहयान शाखा से संबंध है। सरहपाद इसके सहयान के प्रवर्तक हैं। जो खासियत है, जो विशेषता है, और नैरात्म्य भाव, काया योग, सहज शून्य समाधि और वर्ण व्यवस्था पर प्रहार है उनके काव्यों में, उनकी रचनाओं में। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो ये बात याद रखने की है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। गोरखनाथ आते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने माना है कि 885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शती मान लिया। आचार्य शुक्ल ने 13वीं शताब्दी का जिक्र किया। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने 11वीं शताब्दी माना। संत ज्ञानेश्वर की गुरु की जो परंपरा है उसमें 13वीं सदी में इनका जन्म माना जाता है। तो जन्मों के बारे में बहुत धुंधलका छाया रहता है इतिहास में, बहुत स्पष्ट हो नहीं पाता है। जो आंतरिक स्रोत हैं, जो बाह्य स्रोत हैं, मिलाने के बाद सही तारीख का पता नहीं चलता है, इसलिए लेखकों में भी इसका अंतर्विरोध नजर आता है। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया नाथ पंथ में, और जो पंच मकार है, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, 5 आप देख रहे हैं। मध्य, शराब, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। मिश्र बंधु ने माना है कि गोरखनाथ प्रथम गद्य लेखक हैं। गोरखनाथ के शिष्य हुए मच्छंद्रनाथ और मच्छंद्रनाथ के शिष्य हुए जलंधरनाथ। तो नाथों की एक परंपरा है, और मुख्य बात यह है कि हठ योग का जो परिवर्तन है वो गोरखनाथ ने किया है, पंचमकार का इस्तेमाल किया है। इनकी भाषा भी संध्या भाषा है, उलटवासी शैली में ये इनकी रचनाएं मौजूद हैं। आदिकाल में जैन मत से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं।
जैन साहित्यकारों ने अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए पुस्तक लिखी थी, जिसमें अनुभूतियाँ भी हैं। तो ये जो पुस्तकें मिलती हैं वो राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में जैन मत की पुस्तकें मिलती हैं। स्वयंभू की जो पुस्तक है पाउंचर्यो, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें 5 कांड हैं और 83 संधियों वाला विशाल का ये ग्रंथ है। अपभ्रंश का आदि काव्य भी इसको कहा जाता है। कुछ लोगों ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा है। डॉक्टर भयानी ने तो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भभूति तक का नाम दिया है। तो काफ़ी चर्चित पुस्तक है ये, आप लोगों को भी याद रखनी चाहिए। स्वयंभू की कौन सी पुस्तक है, तो पाउंचर्यो का आप नाम याद रखेंगे। रोडाकृत राउरबेल पुस्तक है, 11वीं शती में ये पुस्तक आती है। चंपू काव्य है यह, प्राचीनतम कृति है, लौकिक श्रृंगारिक काव्य है और पहली बार नक्शिक परंपरा की शुरुआत इस पुस्तक से होती है। बाद में आप जानते हैं कि रीति काल में इसका विकास काफी हुआ। शालीभद्र सूरी की पुस्तक है, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में आई। यह खंड काव्य है, 205 छंद है। 12वीं जो पुस्तक है वो जैन कवि आशगो रचित चंदन वाला रास पुस्तक है। 12वीं सदी में ये पुस्तक आई है। फिर विजय सिंह सूरी का रेवंत गिरिरास है, 1231 ईस्वी में ये पुस्तक आई। मेरुतुंग की पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि, 1304 ईस्वी में आई। अब्दुल रहमान की पुस्तक है, इसको अद्दहमान भी कहा जाता है, इस नाम से भी इनकी चर्चा होती है। संदेश राशक इनकी पुस्तक का नाम है, काफी चर्चित और विख्यात पुस्तक है, आप इसको याद रखेंगे। 13वीं सदी में ये पुस्तक आई है। 3 प्रकरणों में 223 छंद है। इस तरह से आपने देखा कि केवल अभ्यास के लिए जो जिक्र हो रहा है, याद रखने के लिए, बार बार दोहराने के लिए जो चीजें हैं, स्मरण करने के लिए, वो बहुत आवश्यक है। नेट और जीआरएफ में बहुत बेहतर करना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बहुत ध्यान देना है। आप हमारी वीडियो के साथ लगे रहें, देखें और बातचीत करें, संवाद करें। जो वक्त है, वो समय जो है, वो संवाद से ही ज़्यादा संबल होगा। इसलिए आप सबों को धन्यवाद, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।